Hello students, welcome to Swastik coaching classes. Myself Sumaira. In last class we have completed part C of unit 2, education of paper second. We have completed this portion. In today's lecture we are going to discuss about part D. This particular portion we are going to discuss about this particular portion. Okay? Now let's get started. पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन. व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, एंड एजुकेशन मीन्स बिहेव मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. ओके. नाउ पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन क्या होता है? द डोमिनेट कल्चर गेट्स रिपीटेडली reproduced through specific social practices, text, voices of the oppressed are silenced. क्या कहता है कि जो भी डोमिनेट कल्चर है वो बार बार रिपीट होता है. डोमिनेट मतलब क्या होता है? डोमिनेट मीन्स जिसमें लोग ज़्यादा हैं, जो मेजॉरिटी में है. फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में मुस्लिम ज़्यादा हैं तो मुस्लिम कल्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. अगर किसी कंट्री में हिंदू ज़्यादा हैं तो हिंदू पे फोकस किया जाता है. तो जहाँ पर मेजॉरिटी होती है, जहाँ पर लोग अगर एक रिलीजन को या एक कल्चर को फॉलो कर रहे होते हैं तो बार बार चांसेस होगा कि आपका नेता उसी कल्चर से होगा, उसी फील्ड से बिलोंग करेगा. तो डोमिनेंसी की वजह से क्या होता है कि वॉइसेस ऑफ द ओप्रेस्ड आर साइलेंस. दैट मीन्स जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो कम होते हैं. ठीक है. जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं, तो वो लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, जिसकी बात मार्क्सिज्म में भी की गई और पोलो फेरेरी ने क्रिटिकल पेडागोजी में भी बोला है. ठीक है. तो ये जो वॉइसेस ऑफ द ऑप्रेस्ड किस वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द डोमिनेट कल्चर वॉइसेस आर ओप्रेस्ड. Those who hold power are ones that who decide what kind of knowledge are worthwhile to enough pass to the future. तो वो डिसाइड करते हैं कि अ, हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन में कौन सा नॉलेज देना है और कौन सा नहीं. ठीक है. The working class, researcher communities, women groups and others do possess the potential to develop a critical perspective. ओके. इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल पेडागोजी हेल्प करती है एज अ टीचर. वो बच्चों को जागरूक करे. ठीक है. वो बच्चों को क्या करे? बच्चों को जागरूक करे कि क्या क्या सोसाइटी में चल रहा है. इसमें क्या होगा? इससे क्या होता है कि आने वाली जो जनरेशन है, तो आने वाली जनरेशन को अवेयरनेस मिलेगी. उनको अवेयर करना है अबाउट द इनइक्वलिटीज़. तो जैसे अबॉर्शन होते हैं बहुत सारे. ठीक है. तो स्टैंड अगेंस्ट अबॉर्शन, चाइल्ड मैरिज होती है, डॉरी सिस्टम होता है. इन सारी चीज़ों को क्या करना है? ख़त्म करना है. तो वो हम किससे कर सकते हैं? एजुकेशन से कर सकते हैं. नाउ एजुकेशनल पॉलिटिक्स क्या होता है? एजुकेशनल रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन विद इन अ सोसाइटी. तो जो पावर होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है? वो एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अब देखो, पीएससी ने जेके पीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकाली है, तो वो किसने निकाली है? वो गवर्नमेंट ने निकाली है. तो गवर्नमेंट डिसाइड करता है करिकुलम क्या रहेगा. ठीक है. करिकुलम कैसा रहेगा. ठीक है. मिनिमम एज क्या है? जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली है, उनमें जो मिनिमम एज उन्होंने रखी है वो है 43 ईयर्स. ठीक है. तो वो कौन डिसाइड करता है एजुकेशन में? तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है. बच्चे की एज क्या होगी, जो टीचर्स को किस तरह से रिक्रूट करना है, सिलेबस क्या रखना है. तो जैसे यू डबल ई एक स्कीम आई थी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. उसका जो मेन एम था कि हमने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज. अब वो एज किसने डिसाइड की थी? वो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को हमने क्या करना है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है. अब यूजीसी जेआरएफ होने के बाद स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है. तो यूजीसी क्या है? एक गवर्नमेंट एजेंसी है, एक गवर्नमेंट बॉडी है. ठीक है. तो जैसे मिड डे मील स्कीम लाई गई थी कि जो
गरीब लोग हैं, ठीक है? गरीब बच्चे पढ़ेंगे भी, दिन का खाना भी खाएँगे और कुछ घर को भी ले जाएँगे, तो वो भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्या था, रोल था एजुकेशन में, ठीक है? तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है एजुकेशन में, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स बनते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, तो वो कौन बनाता है? वो सब काम कौन करता है? वो करती है गवर्नमेंट हायर अथॉरिटी। ठीक है? जैसे 1986 की पॉलिसी आई थी, ठीक है? उसमें क्या बोला था, वो कांग्रेस के टाइम आई थी। अब जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी एट दैट टाइम, तो उन्होंने एजुकेशन के लिए कितना ज़्यादा काम किया था, ठीक है? उसके बाद अब बीजेपी की गवर्नमेंट में आ गई एनईपी 2020, ठीक है? तो गवर्नमेंट का जो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स होती है ना, पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है एजुकेशन में, ठीक है? जैसे टीचर्स के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बीएड। जो मास्टर्स जो इसके लिए लाइक +2 के लिए होनी चाहिए एमएड, ठीक है? और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नेट और पीएचडी, ठीक है? नेट सेट पीएचडी, ओके? देन आता है रिलेशनशिप बिटवीन द टू, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन का क्या रिलेशन है, ये हमने पढ़ना है। टू कैरी फॉरवर्ड द सोशो कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। तो हर कोई चाहेगा कि हमारे देश के जो कल्चर्स हैं उनको आगे तक ले जाया जाए, ठीक है? तो आगे ले जाने का काम कौन करता है? एजुकेशन का काम है ना। तो सोशो कल्चरल वैल्यूज़ हम भी चाहते हैं कि हमारी जो सोशो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमारी आने वाली जनरेशन को पता चले, ठीक है? हमारी आने वाली जनरेशन्स को पता चले कि किस तरह से हमने ब्रिटिशर्स के खिलाफ स्ट्रगल किया था। हाउ डिड वी फॉट फॉर आवर इंडिपेंडेंस। एवरीबॉडी वांट्स आवर नेक्स्ट जनरेशन टू नो अबाउट इट। वी वांट द नेक्स्ट जनरेशन टू नो एवरीथिंग, ठीक है? तो हमारी जो सोशो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को पता चल गई, ठीक है? तो अब हम भी एजुकेशन में ही पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, हम पढ़ते हैं कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो वो क्या है कि सोशो कल्चरल नॉर्म्स हमारे अंदर आ जाते हैं थ्रू एजुकेशन, ठीक है? एजुकेशन मस्ट चिल्ड्रन मस्ट एजुकेटेड एंड ट्रेंड इन द वैल्यूज एंड स्किल्स, ठीक है? तो बच्चों को क्या करना है, एजुकेट करना है, ठीक है? ये किससे रिलेटेड है, ये नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ओके? गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, मीन्स आज के टाइम पे क्या डिमांड है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट निकली, पीएससी ने निकाली, ठीक है? तो डिमांड क्या हो गई, डिमांड हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब जो सर्विस देनी है, जैसी डिमांड होगी वैसी हमने सर्विस देनी है, ठीक है? अब सर्विस क्या देंगे, कोचिंग सेंटर्स में हम जो बच्चे हैं हम उनको नेट के लिए प्रिपरेशन कराएंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है? तो गुड्स मतलब जैसी डिमांड होगी हमने वैसी सर्विस प्रोवाइड करनी है। पीस एंड प्रॉपर डेवलपमेंट। एवरी गवर्नमेंट वांट्स देयर इज पीस इन अवर नेशन, ठीक है? इट कैन ओनली हैपन व्हेन वी एजुकेट अवर चिल्ड्रन एंड विल टेल देम देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन एनी कास्ट, एनी रिलीजन, ठीक है? तो इससे क्या होगा, प्रॉपर पीस और प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। अब देखो गवर्नमेंट स्कूल्स आप देखोगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस देखोगे आप, वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सुबह उठ के प्रेयर करना होता है स्कूल में और फिर बाद में आपको अराबिक पढ़ाया जाता है या आप बाद में आपको भजन पढ़ाया जाता है। जो गवर्नमेंट है ना, देखो इंडिया क्या है, इंडिया सेकुलर है, सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। अब सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि मतलब कि जो ना ही किसी रिलीजन को सपोर्ट करता है और ना ही किसी रिलीजन को अपोज करता है, ठीक है? तो हर एक रिलीजन की रेस्पेक्ट करता है, उसको बोलते हैं सेकुलर। तो इंडिया भी क्या है, सेकुलर है, इसलिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाती है, ठीक है? तो इससे क्या हमने बच्चों के अंदर क्या डालना है कि गॉड एक होता है, ठीक है? चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी रिलीजन से बिलॉन्ग करता हो, तो गॉड क्या है, एक होता है। इससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है?
हेल्थ सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बोथ फिजिकल एंड मेंटल, ठीक है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, मीनिंग एंड पर्पस, ठीक है। एजुकेशन से हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो लाइफ है उसका मीनिंग क्या है, और हमने लाइफ में करना क्या टास्क है। वो हम किससे मोटिवेट होते हैं, एजुकेशन के थ्रू मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। क्या क्या प्रोस्पेक्टिव है। फर्स्ट है लिबरल। लिबरल क्या होता है, देखो लिबरल को हम अगर तोड़ देंगे ना वर्ड्स में, लिबरल मतलब लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, आज़ादी, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम। इसमें क्या है लिबरल में, इसमें फ्रीडम देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चेंजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स, नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस होती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, हम क्यों फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, वाई, बिकॉज हम ये चाहते हैं कि अ, हर एक की नीड के अकॉर्डिंग हम चेंज करें, और इससे क्या होगा, इससे एक परफेक्ट सोसाइटी बनेगी, ठीक है, प्रोग्रेस करेगी। जो ह्यूमंस है ना वो प्रोग्रेस करेंगे, वो किससे प्रोग्रेस करेंगे, थ्रू एजुकेशन, ठीक है। कंजर्वेटिव क्या है, कंजर्वेटिव बोलते हैं कि ऐसा कोई वे नहीं है जिससे एक परफेक्ट सोसाइटी बन सके, हम किसी को परफेक्ट बना ही नहीं सकते, तो ऐसा कोई भी वे नहीं है जिससे एक परफेक्ट सोसाइटी बनेगी। तो प्राइमरी रूल एजुकेशन का क्या है यहाँ पे, कि सिर्फ एकेडमिक, ओनली एकेडमिक मतलब साइंस मैथ इंग्लिश पढ़ना, क्रैमिंग करवाना बच्चों को, एग्ज़ाम पास कराना, बस इतना ही, दैट्स इट। तो ये बहुत क्या है, ये कंजर्वेटिव है। देखो बोलते हैं ना, जैसे फ्रेंड्स हो गई कोई, ठीक है, तो बोलती हैं आपस में, यार मैं नहीं पिकनिक आ सकती, क्यों, मेरे मेरे फैमिली ना बहुत कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव मीन्स रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल ना हो, जो रिजिड हो, ठीक है। प्रिजर्व क्या करते हैं, प्रिजर्व ट्रेडिशनल करिकुलम को ही फॉलो करते हैं। ये क्या, इनका क्या मानना है, देर इज़ नो वे टू क्रिएट परफेक्ट, ऐसा कोई वे नहीं है जिससे हम परफेक्ट सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिटिकल में क्या है, रेस्पेक्ट करनी है इंडिविजुअल की चॉइसेस को, ठीक है। जैसे मेरी चॉइस अलग है, आपकी चॉइस अलग है, किसी और की चॉइस अलग है, तो हमने क्या करना है कि हर एक चॉइसेस जिसकी भी जैसी भी चॉइस होगी ना उसको रेस्पेक्ट करनी है, डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करनी है, और बच्चे को क्या करना है, इंक्वायरी करने दें। इससे क्या होगा कि बच्चा जब इंक्वायर करेगा, डिस्कवर करेगा, उसकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, वो ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा, ठीक है। तो इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग है ये। तो लिबरल क्या है, लिबरल में ओपन होता है सब कुछ, ठीक है, फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम देते हैं, और अकॉर्डिंग टू नीड्स चीज़ें चलती हैं कि एक परफेक्ट सोसाइटी बन सके। बट कंजर्वेटिव क्या बोलते हैं कि देयर इज़ नो वे टू क्रिएट, कोई एक ऐसा वे है ही नहीं जिससे हम परफेक्ट सोसाइटी, कोई किसी के लिए चेंज होता ही नहीं। इसका जो प्राइमरी रूल होता है वो क्या होता है, एकेडमिक ओनली, और ये ट्रेडिशनल करिकुलम को ही प्रिजर्व करके रखती है। क्रिटिकल में क्या होता है कि हमने बच्चे को इंक्वायरी मेथड से पढ़ाना है, ठीक है, रेस्पेक्ट करनी है इंडिविजुअल डाइवर्सिटी की। तो ये है प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स डाले हैं। लिबरल क्या है, लिबरल क्या है, लाइक चाइल्ड सेंटर्ड, ये एक ट्रिक है याद करने की कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरह है ये, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे को फ्रीडम देते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, चेंज के लिए हमेशा ओपन होता है, ठीक है, ओपन टू चेंज होता है। बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी चेंजिंग होती है। लिबरेशन मतलब जहाँ पे ह्यूमन प्रोग्रेस करे, इंडिविजुअल की रिस्ट्रिक्शंस को क्या करता है, अपोज करता है, बिल्कुल ये उसके खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स टू एजुकेशन मतलब, इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन, जो एजुकेशन है ना वो ह्यूमन का अधिकार है, इंसानों का अधिकार है, हक है, वो ले सकते हैं, ठीक है। देन कंजर्वेटिविज्म क्या है, जो फिक्स्ड हो, रिजिड है वो, इनका क्या मानना है, कोई चेंज नहीं करनी है, कोई किसी के लिए चेंज होता ही नहीं है, परफेक्ट सोसाइटी ऐसा कोई वे है नहीं, तो इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो कोर प्रिंसिपल है ना, हायर अथॉरिटी से ही आता है सब कुछ, ठीक है। हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी जो बोलेगा वही करना है। तो ह्यूमन बींग्स इम्परफेक्ट है, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में, जो ह्यूमन बींग्स है ना वो इम्परफेक्ट है, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम, ऐसा कोई रास्ता बना ही नहीं है पूरी दुनिया में कि जिससे हम एक परफेक्ट सोसाइटी को करेंगे क्रिएट, और इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल वैल्यू को ये प्रिजर्व करता है, यही बातें यहाँ पे मैंने हैंड रिटन में लिखी हैं, ठीक है। क्रिटिकल क्या है, चॉइसेस, डाइवर्सिटी, यहाँ पे इक्विटी, इक्विटी और इक्वलिटी क्या होता है, देखो इक्वलिटी होता है सबको बराबर दो,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूंगी कि जैसे मेरे घर में बच्चे आते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे आते हैं मेरे नेबरर्स ठीक है। तो मैंने सबको क्या किया, मैंने सबके लिए दाल और चावल बना लिए। मैंने क्या बोला कि आप सारे खा लो, ठीक है। वो होता है इक्वलिटी, ठीक है। तो इक्विटी क्या होता है, अब कोई बच्चा है उसको क्या होता है कि चावल नहीं खाने बनते, दाल से उसको जुकाम लग जाता है, वोमिटिंग आ जाती है। तो मैं क्या करूँगी, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैं बोलूँगी कि नो प्रॉब्लम, अगर आपको दाल से प्रॉब्लम है, चावल से प्रॉब्लम है, मैं आपको चपाती बना के दूंगी, मैं आपको कोई और सब्जी बना के दूंगी। तो उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जब मैंने उनकी नीड के अकॉर्डिंग ये चीज़ें की, तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी यहाँ पे क्या करते हैं, इक्विटी देते हैं, सोशल जस्टिस। एजुकेशन का फोकस है क्रिटिकल थिंकिंग, और ये किसके जैसा है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के जैसा, ठीक है। रेस्पेक्ट करनी है हर एक डाइवर्सिटी की, इंक्वायरी बेस होता है, ठीक है। अब है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या है, एक अप्रोच है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में हमने बिहेवियरिज्म को पढ़ना है, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म डिनोट्स ऑल द फिनोमिना ऑफ गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है। आप मैन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अ, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, ये वैल्यूज़ पर फोकस नहीं करते हैं, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर मतलब जो वो देखते हैं ना, उसी पे फोकस करते हैं। वैल्यूज़ क्या होता है कि हमारे नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, क्या करना है, जो रूल कोड ऑफ कंडक्ट है, उन पे फोकस नहीं करता है। ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है कि जो वो देखते हैं ना, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, बस उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्टार्ट हुआ था। द मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ह्यूमन बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी, अब साइंटिफिक स्टडी क्यों है, बिकॉज ये जो देखते हैं ना, तो उसी पे यकीन करते हैं, जो देखते हैं वही, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इट इज़ एन अप्रोच टू प्रिडिक्ट पॉलिटिकल बिहेवियर, कैसा होता है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। ये मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस अप्रोच, ठीक है। बेस्ड ऑन फैक्ट, स्ट्रिक्ट मेथडोलॉजी एट्सेट्रा, स्टडीज हाउ इंडिविजुअल बिहेव, किस तरह से कोई इंडिविजुअल बिहेव करता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, और उससे उस पे नहीं फोकस करता है कि कैसे उसे बिहेव करना चाहिए, हाउ दे शुड बिहेव, उसको कैसा बिहेव करना चाहिए, इस पे फोकस नहीं करता है। ये किस पे फोकस करता है कि कैसे एक पर्टिकुलर लीडर कैसे किसी ग्रुप में बिहेव करता है, ठीक है। ये वही देखता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हम लोगों का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन इलेक्शन के टाइम पे उनका जो बिहेवियर होता है ना, वो बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन के बाद क्या होता है कि इलेक्शन जब जीत लिया उन्होंने, लीडर बन गए, उसके बाद उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। तो यही है बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच है, डेविड ईस्टन ने दी है। किसने दी है, डेविड ईस्टन ने, ठीक है। तो स्टडी किसके लिए दी है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम कैसे ह्यूमन बिहेवियर को देखेंगे। समरी क्या है, अब इसकी समरी देखते हैं। ये रिसर्च बेस है, फैक्चुअल है, स्ट्रिक्ट मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं, थ्योरी भी बनाते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च, और यहाँ पे वो थ्योरी बना के उसको वेरीफाई भी करते हैं, ठीक है। देन आता है सिस्टम एनालिसिस थ्योरी। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, देखो सिस्टम, जब भी आप सिस्टम की बात करो, जैसे कंप्यूटर में भी एक सिस्टम होता है, तो सिस्टम में क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये तीन चीज़ों तो सिस्टम में होती है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस क्या है, एक प्रोसेस है। द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज टू कन्वर्ट इनपुट, इनपुट में क्या आता है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और आउटपुट में क्या आता है, डिसीजंस। अब मैं ये समझाऊंगी ये कैसे, ठीक है। वेट, आई विल शो यू डायग्राम। देखो, पॉलिटिकल जो लीडर होता है, जो पॉलिटिकल मतलब नेता बनना होता है उससे, या कुछ और बनना होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो आता है वोट मांगने। हमसे वोट मांगता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना इनपुट रखते हैं उधर, ठीक है। इनपुट रखते हैं हम, जैसे ये हो गया हमारा इनपुट,
इनपुट में क्या है, हम हमारी डिमांड होती है। हम ये उन्हें डिमांड करते हैं कि ठीक है, हम आपको एक शर्त पे वोट देंगे, अगर आप हमारे लिए अगर हमें आप डिग्री कॉलेज दोगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोगे, अगर आप हमें डिस्ट्रिक्ट दोगे, अगर आप हमें रोड दोगे, ठीक है, तो ये हम डिमांड करते हैं। ठीक है, डिमांड की हमने, उसके बाद उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मैं आपको रोड भी दूंगा। क्योंकि उन्होंने लीडर बनना होता है एट दैट टाइम, वो सब कुछ मान लेते हैं, हम आपको रोड भी देंगे, हम आपको कॉलेज भी देंगे, हम आपको हॉस्पिटल भी देंगे, हम आपको सब कुछ ही दे देंगे, ठीक है, जो पॉसिबल होगा। उसके बाद जब उन्होंने हाँ किया तो हम उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर जब वो पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन में क्या आएगा, जैसे वो पॉलिसीज बनाएंगे कुछ, ठीक है। जैसे उन्होंने पॉलिसी बनाई कि ठीक है, हम क्या करेंगे, वो आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड होता है ना, तो उसके लिए उन्होंने पॉलिसी बनाए, वो निकाला कि ठीक है, जनता को फ्री इलाज हो जाएगा। ठीक है, जनता का ट्रीटमेंट अगर वो कार्ड दिखाएंगे, उससे उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो फ्री हो जाएगा, वो निकाला। तो जो उन्होंने ये आयुष्मान वाला और गोल्डन कार्ड, जैसे अब उन्होंने कुछ नया ही निकाला है कि जो जिन जिन वुमेन्स को डाइवोर्स हुआ है ना, तो जो डाइवोर्स्ड वुमेन है उनको भी पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो ये भी उन्होंने एक डिसीजन लिया। उसके बाद एजुकेशन के लिए क्या किया, जैसे NEP 2020 की पॉलिसी निकाली, उसमें क्या है, MPhil को एबॉलिश कर दिया, डीम यूनिवर्सिटीज़ को वो कुछ एक ही बनाया, उसको कुछ CHEIR में दे दिया। तो ऐसे ऐसे मतलब उनके डिसीजंस हैं। तो ये किस में आते हैं, जो उनके डिसीजंस हैं वो आउटपुट में आते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं, वो आते हैं आउटपुट में। तो पहले इनपुट में क्या आता है, डिमांड, और डिमांड, हमारी डिमांड क्या है, एजुकेशन देना हमें। जैसे आज डेली जो डेली वेजर्स हैं वो बोलते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, हमें टाइम पे तनख्वाह नहीं देते। तो अगर कोई लीडर आज वोट मांगने जाएगा, तो वो उसको यही डिमांड रखेंगे, ठीक है, अगर आप हमारी तनख्वाह बढ़ाओगे तो ही हम वोट दे देंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या रखी, वो उन्होंने डिमांड रखी। उसके बाद वो बोलेंगे ठीक है, करेंगे ऐसा, तो फिर वो लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, वो डिसीजन लेंगे, उनके लिए कोई पॉलिसी निकाली जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये किस में आता है, आउटपुट में आता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी निकाली उन्होंने, ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, जो जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना, तो उनको ही देखती है। तो मतलब जो अच्छे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होते हैं, तो जो लोगों ने तो बहुत कुछ बोला होता है यहाँ से, तो वो क्या करते हैं, फिर लोग लोग उनको फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि हमने आपको कुछ और भी बोला था, जैसे हमने डिस्ट्रिक्ट का भी बोला था, हमने कुछ और भी बोला था, तो ये भी वहाँ से फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो ये चलता है प्रोसेस। तो प्रोसेस, ये पूरा क्या है, ये है सिस्टम, एक सिस्टम जिसमें इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट आता है। इनपुट में आता है डिमांड और सपोर्ट, और आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट में आता है डिसीजन। होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस क्या है, ये इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, डेविड ईस्टन ने इंट्रोड्यूस किया था। इट इट वाज डेवलप्ड फॉर, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्पस के लिए डेवलप की गई थी। ठीक है, एनालिसिस की पॉलिटिक्स की एनालिसिस करनी है कि किस तरह से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की किस तरह से पॉलिटिक्स बनाई जाती है। ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे पहले वो डिमांड करते हैं, डिमांड किस में आता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ठीक है, उसके बाद आता है, अच्छा, ईस्टन ने कुछ बुक्स लिखी थी। ठीक है, उनकी एक बुक है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में लिखी थी, और उन्होंने इलेबोरेट किया था आगे। तो 1965 में इनकी और दो बुक्स आई थी, ये भी एग्ज़ाम में आता है, अच्छे से पढ़ लेना। ए फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, एंड सेकंड वन है इस सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, इस बुक में क्या था, ही हैज़ प्रेजेंटेड एन आउटलाइन ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ सिस्टम एनालिसिस, एंड इज द सेकंड बुक ही हैज़ फर्दर डेवलप्ड इन डिटेल। तो इसमें क्या था कि किस तरह से एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था सिस्टम एनालिसिस का, और सेकंड बुक में पूरी डिटेल थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर लिया अच्छे से। तो यही स्लाइड में लिखा है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है,
इसमें क्या-क्या है, इनपुट में क्या आता है, इनपुट ऑफ द सिस्टम, इस इनपुट में आता है डिमांड एंड सपोर्ट, और आउटपुट में क्या आता है, ये सारी चीज़ें। जैसे डिमांड में क्या आता है, डिमांड में आता है एलोकेशन गुड्स, जैसे मैंने आपको वेजेस बोला था, जैसे सैलरी बढ़ाना, वर्क, काम, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ये बोलते हैं कि अगर आप ये काम करोगे फिर हम आपको वोट देंगे, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी उधर डायग्राम में। डिमांड, अच्छा, डिमांड कांट बी सेटिस्फाइड विदाउट सपोर्ट। तो उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास भी अगर इतना पैसा नहीं होगा तो फिर वो क्या करती है, जो लोकल्स होते हैं ना उनसे टैक्सेस लेती हैं, ठीक है। टैक्स प्रोवाइड, फिर वो टैक्स लेती है, तो टैक्स से जो हमसे, हम लोगों से पैसा जाता है ना, टैक्स जो हम देते हैं वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो गवर्नमेंट इसका क्या करती है, जैसे पब्लिक पार्क बनाएगी, पब्लिक के लिए हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे होता है सिस्टम, ठीक है। ये आउटपुट है। अब आता है रैशनल चॉइस थ्योरी। रैशनल चॉइस थ्योरी क्या होता है, ये भी एक अप्रोच है पॉलिटिक्स को समझने के लिए। रैशनल क्या है, रैशनल क्या है, रैशनल मीन्स जहाँ पे हम अपनी लॉजिक्स लगाते हैं, थिंकिंग लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं चॉइस थ्योरी और रैशनल एक्शन थ्योरी। रैशनल एक्शन थ्योरी भी बोलते हैं और रैशनल चॉइस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। फादर कौन है, इसके फादर भी है आदम स्मिथ, इसके फादर कौन है, आदम स्मिथ, ठीक है। आदम स्मिथ इसके फादर। आदम स्मिथ डेवलप द आइडिया, आदम स्मिथ ने ये आइडिया डेवलप किया था आरसीटी का, रैशनल चॉइस थ्योरी, थ्रू ही स्टडीज ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड द इनविजिबल हैंड थ्योरी। सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है, कि खुद के लिए, खुद के प्रॉफिट के लिए। इन्होंने बोला कि जो इंसान काम करता है ना पॉलिटिक्स में या कहीं भी, जो इंसान काम करता है ना वो सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के लिए काम करता है। और इनविजिबल हैंड थ्योरी क्या है, इनविजिबल मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने कहीं पेड़ लगाया, ठीक है, हमने पेड़ लगाया, तो हमने सोचा हम क्या करेंगे, जो हमने पानी डाला, हमने उसमें खाद डाली, जो भी उसको नीड्स लगती थी वो हमने सब डाली, ठीक है। तो हमने सेल्फ इंटरेस्ट देखा वहाँ पे कि इसके जो फल बनेगा ना, उसके जो फ्रूट्स बनेंगे वो मैं क्या करूँगी, खुद भी रखूँगी और बाज़ार में बेचूँगी, अच्छे खासे पैसे आएँगे। तो क्या होता है कि कोई इंसान आता है, कोई दूसरा इंसान, थर्ड पर्सन आता है, उसके, उसका जो शेडो होता है ना उसके साए के नीचे बैठता है, तो उसको भी फ़ायदा मिल जाता है। तो ये है इनविजिबल हैंड थ्योरी, मतलब आपको पता नहीं, आपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया था, ठीक है। बट क्या हुआ कि दूसरे को भी फ़ायदा हो गया, इसको बोलते हैं इनविजिबल हैंड थ्योरी, ठीक है। दूसरी एग्जांपल लेती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ रहे हो, आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आप अभी सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, बट जब आपकी शादी हो जाएगी, आपके इन लॉज को भी फ़ायदा होगा, तो वो क्या होगा, या वो हो गया इनविजिबल हैंड थ्योरी, ठीक है। क्लियर हुआ, होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रेशनल चॉइस थ्योरी में मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं, अपना प्रॉफिट देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं। की एलिमेंट्स क्या हैं इसके, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, बिलीव्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। रैशनल चॉइस, इंडिविजुअल एंड रैशनल, मतलब जो इंडिविजुअल होता है ना वो रैशनली सोचता है, जहाँ मुझे फ़ायदा मिले मैं वहीं जाऊँगी, ठीक है। और क्या लॉजिक्स लगा के सोचते हैं, ऐसे ही नहीं, लॉजिक्स लगाते हैं, ठीक है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल्स का डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग होती है, और वो अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग ही सोचता है कि मुझे कहाँ से क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बेनिफिट देखते हैं, यूटिलिटीज़ देखते हैं अपने लिए। उसके बाद कुछ एजम्पशंस हैं इसकी। ऑल एक्शंस आर रेशनल एंड आर मेड ड्यू टू कंसिडरिंग कास्ट एंड रिवार्ड। जितने भी काम करते हैं ना वो रैशनली करते हैं, मतलब लॉजिक्स लगाते हैं, कि जितने भी वो काम करते हैं ना वो रैशनल होते हैं, लॉजिक लगाते हैं कि मुझे यहाँ से फ़ायदा मिलेगा और मुझे कहाँ से रिवार्ड मिलेगा। देखो, हर कोई यही देखता है कि मुझे कहाँ से शाबाशी मिले, कितना अच्छा है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना वो है, ये है, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि रैशनल चॉइस थ्योरी कहती है कि इंसान बोलता है कि बस मुझे रिवार्ड मिले और मुझे पैसे मिले, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहता। देखो, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, कहीं कॉलेज में आपकी ड्यूटी लग गई, तो अगर आपका जो प्रिंसिपल है वहाँ पे आपको हमेशा डांटेगा, बोलेगा आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो बिल्कुल किसी काम के नहीं हो, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है, बच्चों को समझ नहीं आती है आपकी, टाइम पे अटेंडेंस नहीं लगाते हो,
और आपको पे देंगे नहीं, आपको देंगे 2-2 साल के बाद पे। तो आप वहाँ काम करोगे? ऑब्वियसली आप वहाँ काम करोगे नहीं। एक तो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं है वहाँ पे आपकी, और दूसरा क्या है, दूसरा आपको पे भी नहीं देते। तो यही ये लाइन बोल रही है कि जो इंसान है ना, जितने भी वो एक्शंस करता है, जितने भी काम करता है ना, वो रैशनल करता है, ठीक है? और वो किस लिए करता है कि मुझे रिवार्ड मिले और मुझे पैसे मिले, ठीक है? उसकी वजह से ही करता है। द रिवार्ड ऑफ एन एक्शन मस्ट आउटवेट द कॉस्ट फॉर द एक्शन टू बी कंप्लीटेड। तो वो क्या करता है, जो रिवार्ड होता है ना, रिवार्ड के लिए काम करता है, ठीक है, और पैसों के लिए काम करता है। बस जब वो रिवार्ड और पैसों के लिए काम करता है, जब वो ख़त्म हो जाए फिर वो काम करना ही बंद कर देता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ द, जब रिवार्ड की वैल्यू ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जो रिवार्ड है ना उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो क्या करता है, जो पर्सन विल स्टॉप द एक्शन और एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप ही ख़त्म कर देता है या वो काम करना ही ख़त्म कर देता है, ठीक है। जैसे हम हमारे पास कोई इंसान आता है, लाइक फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई इंसान आता है, उसको हम पेमेंट भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत, और उसको हम बोलते हैं नहीं, आप बहुत ईमानदार हो, बहुत अच्छे हो, बहुत मतलब आपकी जैसा हमने देखा ही नहीं कहीं। बट जब हम उनको नेगेटिव वर्ड्स बोलना स्टार्ट करते हैं, स्कोल्ड स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, पैसे भी नहीं हम टाइम पे देते तो वो भाग जाते हैं। तो वही लाइन बोली है यहाँ पे, ठीक है। इंडिविजुअल्स विच यूज रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल टू ऑप्टिमाइज देयर रिवार्ड। तो रिवार्ड को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज करता है इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात याद रखो कि जहाँ पे फायदा मिले बस वहीं जाती है थ्योरी, ठीक है। रैशनली इंसान सोचते हैं, सेल्फिशनेस के लिए अपनी सेल्फिश थ्योरी है ये, ठीक है। रैशनल चॉइस थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल मेक रैशनल कैलकुलेशन टू अचीव दोज आउटकम विच आर इन लाइन विद देयर पर्सनल गोल। बस यही ये बातें बोलती है, ठीक है। घूम फिर के वही बात आ जाती है जो मैंने आपको बोली थी, ठीक है। तो रैशनल RCT रैशनल चॉइस थ्योरी बिलीव्स दैट इंडिविजुअल्स आर इन कंट्रोल ऑफ देयर डिसीजंस। तो इसका मानना क्या था, इस थ्योरी का मानना ये है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, तो उनके डिसीजंस उनके कंट्रोल में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूंगी, मैं अगर कहीं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, मैं सोचती हूँ कि यार मैं ना मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्टडी करूँगी, या मैं JKPSC कहीं और किसी और एग्ज़ाम जैसे KS के लिए, IAS के लिए, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करूँगी प्रिपरेशन। ये मैं सोच रही हूँ, ठीक है। तो जो मैं ट्यूशन करा रही हूँ, ये जो मेरा अनकॉन्शियस ड्राइव है, ठीक है। तो मैं क्या सोचती हूँ, अगर मैं ट्यूशन छोड़ दूँ, क्या पता अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो फिर मुझे ये यहाँ से जो पैसे मिलेंगे ये भी गए, ठीक है। तो फिर मुझे ट्यूशन पे इतने सारे बच्चे आते हैं तो फिर मैं कैसे इनको इकट्ठा करूँ, और तो ये जो अनकॉन्शियस ड्राइव है ना, ये मुझे राइट डिसीजन नहीं लेने दे पा रहे हैं। दे डोंट मेक चॉइसेस बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियस ड्राइव। ये मेरे अनकॉन्शियस ड्राइव हैं, ठीक है। तो रैशनल चॉइस थ्योरी का मानना क्या था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके डिसीजंस उनके कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। बट उनके जो अनकॉन्शियस ड्राइव होते हैं ना, वो उनको राइट डिसीजन नहीं लेने देते हैं, ठीक है। तो यही है पूरा। इसमें हम सिर्फ बेनिफिट देखते हैं, सेल्फिशनेस है, ठीक है। सेल्फिश अप्रोच है ये, ठीक है। तो यही बात याद रख लेना। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द टर्म सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पढ़ना है हमें। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, आप सोच रहे होंगे आपने ये क्या बनाया। फॉर एग्जाम्पल ये चाइल्ड है, बच्चा है छोटा सा, ठीक है। बच्चा है ये, तो ठीक है, ये बच्चा है, ये इसका माइंड है। ये क्या है, ये मैंने इसका माइंड बनाया है, ये खाली है। जब ये पैदा हुआ तो उससे ये कहा गया था कि तुम्हारा जो रिलीजन है वो मुस्लिम है। तो इसको इसी तरह की वैल्यूज़ मिली, ठीक है। इसको क्या हुआ, इसी तरह की वैल्यूज़ के बारे में बताया गया फैमिली ने।
तो जिस तरह की फैमिली होती है उसी तरह के बच्चे में आइडियाज़ जाते हैं, इसी तरह से सोसाइटी में जाता है। जिस तरह की सोसाइटी में जाएगा वैसे ही आइडियाज़ जाएंगे। अब ये पहले बेचारा कुछ भी नहीं था, इसका माइंड खाली है जब ये पैदा हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पहले इसके फैमिली फैमिली के आइडियाज़ चले गए, ठीक है। फैमिली ने बोला आप मुस्लिम हैं, आपको नमाज़ पढ़नी है, आपको क्या करना है, मतलब फैमिली से रिलेटेड। उसके बाद जब ये सोसाइटी में गया तो इसको वहाँ पे सोसाइटी के कुछ आइडियाज़ इनकलकेट किए इसने सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद ये नेबरस में गया, ठीक है। नेबरस में चला गया, इसको वहाँ पे कुछ आइडियाज़ आ गए, नेबरस के कुछ आइडियाज़ इनकलकेट हो गए, स्कूल में कुछ आइडियाज़ इनकलकेट हुए। तो ये जो सारे आइडियाज़ हैं इसके माइंड में जाते हैं, इसका जो ग्रोथ होता है, जो सोसाइटी के बारे में ये समझता है, सोसाइटी के बारे में क्या समझता है, इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या समझ रहा है, इसी को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले ये क्या था, ये ब्लैंक था, ठीक है। तो ये बच्चा जो था ये क्या था, ब्लैंक था, ब्लैंक माइंड था इसका, ठीक है। तो वो भर जाता है आइडियाज़ से और बाकी सारी चीज़ों से। तो जो ये सारी बातें इसके दिमाग में आती हैं वो कहाँ से आती हैं, सोसाइटी से आती हैं, स्कूल से आती हैं, पीयर ग्रुप से आती हैं, फैमिली से आती हैं। तो ये सारे जो जो सारी चीज़ें हैं इसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ डालते हैं, ठीक है। जैसे हमारे माइंड में भी अभी चल रहा है, अभी पोस्टें निकली है उनके लिए पढ़ना है, अभी क्या करना है, वीएलडब्ल्यू का भी एग्ज़ाम है, नेट का भी एग्ज़ाम है, घर की भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, रिलेशनशिप की भी कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं फैमिली से, स्कूल से, पीयर ग्रुप से, मास मीडिया से, नेबर से, सोसाइटी से, ठीक है। तो ये होता है, ये क्या होता है, ये मतलब होता है सोशलाइजेशन का, ठीक है। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, जब वो लग जाता है पॉलिटिकल पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या है, पीपल लर्न पॉलिटिकल कॉग्निशन, एटीट्यूड, बिहेवियर। लोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ये सब कुछ जब वैल्यूज़, ओपिनियन, ये सब कुछ जब सीखते हैं उसको बोलते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। अब एजेंट्स क्या है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, मास मीडिया, नेबरर्स, जो भी सारी चीज़ें आती हैं वो किस में आता है, वो आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में। देन आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। जब भी पॉलिटिक्स के फील्ड में, ठीक है, पॉलिटिक्स के फील्ड में कोई डेवलपमेंट आ जाती है उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पॉलिटिकल मॉडर्न मॉडर्न हो गया, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीगल डेवलपमेंट होती है, मतलब डेवलपमेंट जब भी होती है ना तो हम बोलते हैं कि मॉडर्न हो गए हम, ठीक है। तो जैसे किसी विलेज में रोड नहीं होती है, वहाँ रोड जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, रोड जाती है, कंप्यूटर्स खुलते हैं, कंप्यूटर लैब, वहीं पे एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, फिर क्या बोलते हैं, वो दिन ही नहीं रहे, अब तो एडवांस हो गया, अब तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया, डेवलपमेंट हो गई। तो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सेपरेट आर एटीट्यूड टूवर्ड्स इक्वलिटी, ठीक है। ये सब कुछ किस में आता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में, ठीक है। होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये पूरा कंप्लीट पार्ट डी है, पार्ट डी यूनिट सेकंड का पेपर 2 का। तो अच्छे से पढ़ लेना, की नोट्स बना लेना, अगर आपको समझ नहीं आएगी प्लीज़ ग्रुप में बता देना। ओके, बाय।